साल 1985 पुर्तगाल के एक छोटे से गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। यह बच्चा अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। पिता शराब की लत में डूबे हुए थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके परिवार का पालन पोषण करती थी। घर के हालात इतने खराब हो चुके थे कि उसकी माँ ने उस बच्चे को जन्म देने से पहले ही अपना अबॉर्शन करवाने का फैसला किया था, लेकिन पैसे नहीं होने और डॉक्टर के मना कर देने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल से दुखी मन के साथ घर लौटना पड़ा था। उसके बाद भी उसकी माँ हार नहीं मानती है। वे डिसाइड करती है कि वे हर रोज एक साउथ बियर पीकर घंटों तक मलेरिया की गलियों में तब तक दौड़ती रहेगी जब तक कि उसका बच्चा अपने आप गिर नहीं जाएगा। उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी उसकी हर एक कोशिश नाकाम रहती है और आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि इस बच्चे की किस्मत में कुछ और लिखा है। और दोस्तों, शायद नियति को भी कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस बच्चे को जन्म से पहले मिटाने की लाख कोशिशें की गई थी, वह बच्चा आखिरकार इस दुनिया में आ ही जाता है। और फिर वही लड़का आगे चलकर करोड़ों दिलों की धड़कन, लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण और पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन की वजह बनता है। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ए लीजेंड, द क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक के आखिरी सालों में। क्रिस्टियानो के पिता होजे वेरियो को जबरदस्ती मिलिट्री सर्विस के तहत साउथ अफ्रीका के अंगोला शहर भेज दिया जाता है। एक ऐसी जगह है जहां लोग पोर्चुगल से आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वहां के हालात इतने बदतर थे कि सोल्जर्स को ऐसे ही मारने के लिए छोड़ दिया गया। उनके खाने पीने के कोई इंतजाम नहीं थे। मलेरिया जैसी बीमारियां सोल्जर्स को निगल रही थी। 18 महीनों तक मौत से लड़ते हुए रोनाल्डो के पिता आखिरकार अपने देश लौटने में कामयाब हो पाते हैं, लेकिन तब तक पोर्चुगल की हालात बहुत खराब हो चुकी थी। देश का इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो चुका था और उनके पास ना कोई नौकरी बची थी और ना ही कोई गवर्नमेंट सपोर्ट। ऐसे हालातों के बीच होजे मलेरिया की सड़कों पर गुमसुम भटकते रहते थे, जिससे उन्हें धीरे धीरे ड्रिंकिंग की लत लग गई और जल्दी वे पूरी तरह से एल्कोहलिक एडिक्ट बन गए। आने वाले 10 सालों में उन्होंने अपनी पत्नी डोल्रेस सेंट अवेरियो के साथ 3 बच्चों को जन्म दिया और एक छोटी सी गार्डनर की जॉब करने लगे। लेकिन तकदीर ने फिर से खेल खेला। डोल्रोस चौथी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। 2 वक्त के खाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे परिवार के लिए ये एक दुख भरी खबर थी। डोल्रोस नहीं चाहती थी कि उसके इस बच्चे की हालात बाकी 3 बच्चों की तरह हो, इसलिए उसने अपने परिवार के हित के लिए अपना अबॉर्शन करवाने का फैसला किया। लेकिन आर्थिक तंगी और डॉक्टर के मना करने के बाद वे डिसाइड करती हैं कि वे हर रोज एक साउथ बियर पीकर तब तक दौड़ लगाती रहेगी जब तक कि वे अपने इस बच्चे को दुनिया में आने से रोक नहीं लेती। लेकिन एक के बाद एक कोशिशें नाकाम होने के बाद फाइनली उसने भी ये स्वीकार कर लिया कि शायद भगवान ने इस बच्चे को बचाया है, क्योंकि इसके लिए कोई बड़ी किस्मत लिखी गई है। और फिर इस तरह से 5 फरवरी 1985 को सुबह 10:20 पर मलेरिया के सैन पेड्रो शहर में एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम पिता की पसंदीदा फिल्म अभिनेता रोनाल्ड रीगन के सम्मान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखा जाता है। रोनाल्डो का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। एक छोटा सा घर जिसमें बिजली तक नहीं थी। 4 भाई बहन टीन से बनी छत के नीचे एक रूम में रहते थे, जिसमें बरसात के दिनों में पानी टपकता था। रोनाल्डो का बचपन बाकी बच्चों से काफी अलग था। क्रिसमस पर उन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलता तो रोनाल्डो गली में फुटबॉल खेलने निकल जाते थे। बस यही चीज रोनाल्डो की जिंदगी में खुशियां लाती थी। फुटबॉल ही था जिसे वे खेलते हुए अपने सारे गमों को भुला जाते थे। जब उससे कोई बॉल छीन लेता या बाकी बच्चे उसके लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाते तो वे फ्रस्ट्रेट हो जाता था और कई बार तो वे मैदान पर गिरकर रोने लग जाता था। इसलिए फिर सब उसे क्राई बेबी कहकर पुकारने लगे। ऐसी कंडीशन से डील करने के लिए रोनाल्डो ने बाद में इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि जब बॉल रोनाल्डो के पास आती थी तो मैच सिर्फ गोलकीपर और रोनाल्डो के बीच ही चल रहा होता था। बाकी प्लेयर्स उसके पीछे पीछे भागते रहते थे। इस हैबिट की वजह से रोनाल्डो को आगे जाकर भी कई कोचेस से डांट भी पड़ती थी। रोनाल्डो के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने उनके ड्रीम्स को पूरा करने में हर तरह की कोशिश की थी और इसी वजह से उसके पेरेंट्स रोनाल्डो को मात्र 7 साल की उम्र में अपने शहर के एक लोकल क्लब एंडोरिना फुटबॉल क्लब में दाखिला दिलवा देते हैं, जहाँ उसके पिता यूथ टीम प्लेयर्स के लिए किटमैन का काम किया करते थे। वे इस क्लब के प्लेयर्स के जर्सी से लेकर उनके जूते, मोजे और बॉल का ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर्स रोनाल्डो का मजाक उड़ाते थे और उन्हें बुली करते थे। रोनाल्डो ने इन सब का असर अपने गेम पर नहीं पड़ने दिया, बल्कि इस तरह की सिचुएशंस ने उन्हें और ज्यादा मेहनत करने और अपने फैमिली की कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। इसके लिए वो फुटबॉल खेलने के साथ साथ अपनी सिस्टर के साथ अपने शहर की स्ट्रीट क्लीनिंग के लिए जाया करते थे, जिससे कि वे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके और वह फुल टाइम फुटबॉल खेल सके। अपने टैलेंट, जुनून और मेहनत के दम पर रोनाल्डो ने अपने शहर में अपनी पहचान बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाया। 1992 से 1995 तक रोनाल्डो ने एंडोरिना क्लब के लिए खेला। इसी समय रोनाल्डो के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उसी दौरान शहर में एक खबर फैली कि एक बच्चा है जो उम्र में छोटा है लेकिन अपने हुनर से पूरे शहर में चर्चा में है। ये बात नाशनल के कोच फर्नांडो सासा तक पहुँचती है। ये वही इंसान है जिसने आगे चलकर रोनाल्डो का नाम कई बड़े बड़े क्लबों तक
पहुंचाया और जिन्हें रोनाल्डो अपना गॉडफादर भी मानते थे। उन्होंने रोनाल्डो को नेशनल क्लब में ज्वाइन होने का न्योता दिया था। मदिरा का सबसे बड़ा क्लब मारितोमा भी रोनाल्डो को लेना चाहता था, लेकिन रोनाल्डो ने नेशनल को चुना। इसके बदले में उन्हें सिर्फ 2 सेट जर्सी और 20 फुटबॉल्स दिए गए। इस तरह से रोनाल्डो सिर्फ 10 साल की उम्र में नेशनल क्लब का हिस्सा बन गए। यहाँ रोनाल्डो 10 से 12 घंटे फुटबॉल खेला करते थे। यही रहते हुए रोनाल्डो के जीवन में एक मोड़ आया जो उसकी जिंदगी को एक और ऊंचाई की तरफ ले जाने वाला था। फर्नांडो सासा ने रोनाल्डो का नाम एक स्पोर्टिंग लिस्बन के मुख्य स्काउट ऑरेलियो परेरा तक पहुंचाया, जो पोर्चुगल के बड़े खिलाड़ियों जैसे फिगो, नानी और कोरास्मा को ढूंढ चुके थे। परेरा ने मदिरा में 3 दिन का ट्रायल अरेंज करवाया और यहीं से रोनाल्डो के जीवन का अनजान और सबसे महत्वपूर्ण सफर शुरू हुआ। शर्त यह थी कि जो बच्चा सबसे ज्यादा गोल करेगा उसे स्पोर्टिंग लिस्बन में शामिल किया जाएगा। और जैसा कि उसकी मां को पूरा विश्वास था, रोनाल्डो को 3 डेज ट्रायल्स के बाद उसे लिस्बन बुला दिया जाता है और हाँ, उसे अगले ही दिन लिस्बन पहुंचना था। 12 साल का बच्चा अपनी मां के पास जाता है और उसे बताता है कि वे अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए अपने शहर को छोड़कर लिस्बन जाएगा और जल्दी वे एक महान खिलाड़ी बनेगा। ये पोर्चुगल का वही नेशनल क्लब था जहां खेलने का सपना रोनाल्डो और उसकी मां शुरू से देखते आए थे। अब उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने के कगार पर था, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे घर में बैठकर गेम खेलते हैं या जो इस उम्र में बेसिक नीड्स के लिए भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उस उम्र में रोनाल्डो पोर्चुगल के सबसे बड़े इंटरनेशनल क्लब के लिए चुने जा चुके थे और एक अनजान शहर में जाने के लिए तैयार थे। उसने बिना किसी चीज की परवाह किए अपने परिवार को अलविदा कहा और मात्र 12 साल की उम्र में अपने शहर से 967 किलोमीटर दूर लिस्बन आ गए। पहले ही दिन उसका टेस्ट लिया जाता है और ये पहली बार था जब उसने किसी को दिखाया था कि वह प्रेशर में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसने स्पोर्टिंग एकेडमी के खिलाड़ियों के बीच इतना शानदार प्रदर्शन किया था कि अगले पिच पर खेल रहे प्रो खिलाड़ी भी उसे देखने के लिए उधर आ गए। और जैसा कि उनकी मां को पूरा विश्वास था, उस टेस्ट के बाद रोनाल्डो को 1500 पाउंड में साइन इन कर लिया जाता है। लेकिन रोनाल्डो के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। इस उम्र में एक बच्चे के लिए घर से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। उसे होम सिकनेस की प्रॉब्लम थी, यानी घर परिवार और माहौल से दूर होने पर वह सैड और डिप्रेस फील करता था। उसे हमेशा अपने घर की याद सताती थी। इसके अलावा मदिरा से होने के कारण उसकी भाषा लिस्बन के लोगों से अलग थी। जब भी वह कुछ बोलने की कोशिश करता तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल में भी ऐसा ही होता था। उसके दोस्त और टीचर्स उसकी भाषा बोलने के तरीके और गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वह क्लास टाइम में भी अक्सर फुटबॉल ही खेला करता था, जो कि उसके टीचर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उसके एक टीचर ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए रोनाल्डो से कहा कि फुटबॉल से उसका कुछ नहीं हो सकता, वह गरीब घर में पैदा हुआ था और गरीबी रह जाएगा। रोनाल्डो को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने गुस्से में आकर अपने टीचर पर कुर्सी फेंक दी और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। रोनाल्डो हर दिन ग्राउंड से आकर कमरे में तकिए के नीचे मुंह छिपाकर घंटों तक रोता था। देर रात तक अकेला बैठता था और उसे हमेशा अपने माता पिता की याद सताती थी। हालात इतने बिगड़ गए कि उसने सब कुछ छोड़कर अपने घर लौटने का फैसला कर लिया। कुछ समय घर रहने के बाद उसे समझ आया कि उसका सपना सिर्फ फुटबॉल खेलना है। उसके माता पिता भी इतना संघर्ष सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो फुटबॉल में अपना नाम कमा सके और उनके सपने पूरे कर सके। उसे अपने टीचर की बात भी याद आई कि वह फुटबॉल खेलकर कुछ नहीं कर पाएगा और हमेशा गरीब ही रह जाएगा। इन सब बातों की वजह से रोनाल्डो से रहा नहीं गया और फुटबॉल के प्रति उसका प्यार उसे वापस लिस्बन खींच ले आया। अब उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलने पर था। उसे समझ आ गया था कि अगर वह फुटबॉल नहीं खेलेगा तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वह पहले से कहीं ज्यादा मेहनती, धैर्यवान और समर्पित हो गया। अब सब कुछ ठीक होने ही लगा था कि रोनाल्डो की लाइफ में एक और बड़ी मुश्किल आती है। जब वे मैच खेलकर या ट्रेनिंग के बाद आराम कर रहे होते थे, तब उनका दिल एक आम इंसान की तुलना से बहुत ज्यादा तेजी से धड़कता था। जब उनकी जांच कराई गई तो पता चला कि रोनाल्डो को टेकीकार्डिया नाम की दिल की बीमारी है और इसके लिए उन्हें एक जरूरी और खतरनाक सर्जरी करानी पड़ेगी और शायद जिसके बाद वे कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। लेकिन सिर्फ 14 साल के इस लड़के ने फैसला किया और एक हफ्ते के अंदर सर्जरी करवाई और मैदान पर लौट आया। उनका ये जुनून और फुटबॉल के लिए प्यार उनके कोच और सीनियर खिलाड़ियों के बीच उनकी रेस्पेक्ट बढ़ा गया। रोनाल्डो ने खूब मेहनत की और अपने खेल में बदलाव भी किए। स्पोर्टिंग लिस्बन के सीनियर टीम में चुने जाने से उन्हें जो कमियां रोक रही थी उन सभी पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन फिर भी रोनाल्डो को अक्सर यह कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता कि वे अभी भी एक टीम प्लेयर नहीं है। वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है और वे टीम के खिलाड़ी की तरह नहीं खेलते हैं। एक कोच ने तो उन्हें धमकी तक दी कि अगर अगले 1 साल तक उनमें सुधार नहीं देखा जाता है तो उन्हें कभी भी पुर्तगाल की नेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वही एक और कोच और रोनाल्डो के नए एजेंट मेंडेस, जिसके मैनचेस्टर यूनाइटेड और कई देसी क्लबों के साथ अच्छे संबंध थे, उसने रोनाल्डो को यह विश्वास दिलाया कि वे अगले 1 साल के अंदर रोनाल्डो को न सिर्फ पोर्चुगल टीम में बल्कि कई बड़े क्लबों में खेलने के लिए अवसर दिलाएगा और एक अच्छी रकम भी। रोनाल्डो ने खूब मेहनत की, खुद को उस लेवल तक इम्प्रूव किया कि वह स्पोर्टिंग लिस्बन की सीनियर टीम में मात्र 16 साल की उम्र में ही अपनी जगह बना लेता है, क्योंकि लिस्बन के पास विगो और करेस्मा जैसे 2 युवा प्लेयर के साथ रोनाल्डो को खिलाने के अलावा कोई और विकल्प बचता ही नहीं है। इसके अलावा रोनाल्डो पहले से काफी बेहतर हो चुके थे। वहीं मेंडेस ने रोनाल्डो और उन दोनों प्लेयर्स का नाम एक इंग्लिश क्लब तक पहुंचाया और उन्हें स्पोर्टिंग लिस्बन में आकर फ्रेंडली मैच खेलने के लिए इनवाइट किया और यहीं से शुरुआत होती है उसके ग्रेटेस्ट बनने की जर्नी। अब दुनिया एक नए
रोनाल्डो को देखने वाली थी, जो क्राई बेबी से एक महान खिलाड़ी बनने जा रहा था। और इस सफर में जिस इंसान और क्लब का सबसे ज्यादा योगदान रहा था, जिसने उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदलने में मदद की थी, अब उसकी जिंदगी में उसकी एंट्री होने वाली थी। 7 अगस्त 2003 मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम पोर्चुगल आती है स्पोर्टिंग सीपी के साथ एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए। दोनों टीम के फैंस से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। मैनचेस्टर उस समय में भी फुटबॉल की दुनिया में एक जाना माना इंटरनेशनल क्लब था, जिनके लीडर सर एलेक्स फर्ग्यूसन थे। तो वही टीम में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड प्लेयर्स भरे पड़े थे। लेकिन उस रात मैच शुरू होने के मात्र कुछ मिनटों के अंदर रोनाल्डो ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि फुटबॉल जगत में एक लेजेंड की एंट्री हो चुकी है। यूनाइटेड के प्लेयर्स सिर्फ डिपेंड करते ही रह गए और वे धुरंधर डिफेंडर्स को चकमा देकर बिजली की रफ्तार से गोलकीपर की ओर बढ़ रहा था। उसकी जबरदस्त ड्रिबलिंग, हाई जंप के साथ हेड शॉट और फास्ट स्पीड ने दुनिया भर के कोचेज और प्लेयर्स को हैरान होने पर मजबूर कर दिया था। 90 मिनट के मैच में सिर्फ रोनाल्डो की चर्चा चली और 3 मेन प्लेयर्स के दम पर स्पोर्टिंग सीपी पहली बार यूनाइटेड को हराकर ये मैच जीत जाती है। मैच खत्म होने के तुरंत बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के सभी प्लेयर्स सर एलेक्स फर्ग्यूसन के पास जाते हैं और अपने कोच से रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल करने की मांग करने लगते हैं। वे इस मौके को नहीं चूकना चाहते थे, क्योंकि बार्सिलोना और कई बड़े क्लबों की नजर रोनाल्डो पर ऑलरेडी पड़ चुकी थी। यूनाइटेड के एक सीनियर प्लेयर रियो फर्डिनांड कहते हैं, हमने बॉस से कहा, बॉस अगर आपने उसे अभी नहीं साइन किया तो दुनिया का सबसे बड़ा मिस हो जाएगा। एलेक्स भी अपनी टीम में उबलता हुआ खून देखना चाहते थे, इसलिए एलेक्स बिना किसी देरी के इंग्लैंड में बैठे अपने क्लब के असिस्टेंट मैनेजर से कॉल पर बात करते हैं और रोनाल्डो को एक शानदार रकम यानी $200 मिलियन के साथ अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर पेश करते हैं। ये रकम किसी भी यंग टीनेज प्लेयर को दी गई अब तक की सबसे बड़ी रकम थी और इस तरह से रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब में अपनी एंट्री मार ली। एक गरीब मालिक का बेटा जिसके माता पिता ने उसे बहुत मुश्किल से खिला पिला कर बड़ा किया और उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह एक ही रात में सबसे यंगेस्ट रिच प्लेयर बन गया था। सर एलेक्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने उसकी आंखों में एक भूख और एक जिद देखी। ये प्लेयर मेरे अब तक के अनुभव में सबसे अलग था। उसके अंदर फुटबॉल को लेकर सबसे अलग जुनून था और अंदर ज्वाला भरी हुई थी, जिसने उसे कभी भी कम में संतुष्ट नहीं होने दिया। मैनचेस्टर में आते ही रोनाल्डो ने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, जो कि स्पोर्टिंग क्लब में उसे मिली थी, लेकिन सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उसे नंबर 7 की जर्सी दी। यह नंबर क्लब में बहुत खास माना जाता था, क्योंकि इससे पहले जॉर्ज बेस्ट, ब्रायन रॉबसन और हाल ही में डेविड वेकहम जैसे महान खिलाड़ियों ने पहना था। फर्ग्यूसन जानते थे कि रोनाल्डो ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकते हैं, इसलिए वे रोनाल्डो को इसके लिए तैयार करने में लग जाते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर क्योरो कहते हैं कि एक दिन मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे कहा, देखो केवल एक अच्छा प्लेयर होना काफी नहीं है, ऊपर वाले ने तुम्हें टैलेंट और मौका दिया है दुनिया का दी बेस्ट प्लेयर बनने का। अगर तुम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा सपोर्ट पूरा रहेगा। अगर तुम एक एवरेज प्रोफेशनल प्लेयर रहना चाहते हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ उसी तरह से व्यवहार करूंगा। दोनों ही विकल्प तुम्हारे सामने हैं, तुम जो भी चुनोगे मैं तुम्हें उसी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्यूरो कहते हैं कि मैं जानता था कि रोनाल्डो का जवाब क्या होगा। मैंने बहुत ही कम यंग प्लेयर्स देखे हैं जिनके अंदर टैलेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और पर्पस एक साथ मौजूद होते हैं। रोनाल्डो की आंखों में वो भूख साफ बता रही थी कि वह क्या चूज करने वाला है। मैनचेस्टर में रोनाल्डो के साथ रहे उस समय के प्लेयर्स बताते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब 2003 में यूनाइटेड आया तो वह एक दुबला पतला और स्किनी से दिखने वाला लेकिन बहुत ही फुर्तीला लड़का था। उसकी उम्र सिर्फ 17 से 18 साल की थी। इस उम्र में भी उसके अंदर एक मजबूत आत्मविश्वास था। इसी के चलते हुए एक दिन वह रॉय कीन, रयान गिग्स और पॉल स्कोल्स जैसे बड़े अनुभवी और टैलेंटेड प्लेयर्स के बीच जाकर ऐलान करता है कि वे एक दिन दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनेगा। जाहिर है ये सुनकर कुछ खिलाड़ियों को हैरानी हुई होगी, शायद कुछ हंसे भी होंगे, लेकिन रोनाल्डो अपनी बात पर टिका रहा और वह अपने पैशन, डेडिकेशन और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर उस मुकाम को हासिल करने में लग गया। वह अपने ड्रेसिंग रूम में सभी प्लेयर्स से सबसे ज्यादा मेहनत करने लगा। जब बाकी खिलाड़ी फील्ड में ट्रेनिंग के लिए कोचेस के साथ एंट्री लेते थे तब रोनाल्डो वहां पहले से ही पसीने से लथपथ नजर आते थे। फिर भी उसके चेहरे पर एक चमक, अभी भी और ट्रेनिंग करने का जुनून साफ नजर आता था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक टैलेंटेड और जुनूनी लड़के को उसके वर्क एथिक और उसके स्ट्रॉन्ग विल ने उस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर बनने की राह में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। रोनाल्डो ने यूनाइटेड के लिए अपना पहला मैच 16 अगस्त 2003 को खेला था। मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना बोल्टन वांडरर्स से होता है। रोनाल्डो को इस मैच के 61वें मिनट में निकी बट की जगह मैदान पर उतारा जाता है। उस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड 1-0 पर था। अपने डेब्यू मैच में रोनाल्डो ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मैदान पर आते ही अपनी स्पीड, ड्रिबलिंग स्किल और कॉन्फिडेंस से सभी फैंस को स्टेडियम में नाच गाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कई बार बोल्टन के डिफेंडर्स को परेशान किया और
एक पेनल्टी भी जीती। उनके प्रदर्शन की इतनी तारीफ हुई कि खुद जॉर्ज बेस्ट, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक महान खिलाड़ी माने जाते हैं और पहले नंबर 7 की जर्सी पहनते थे, उन्होंने कहा कि रोनाल्डो का डेब्यू उन्होंने अब तक का सबसे रोमांचक डेब्यू देखा था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कई खिलाड़ियों को नया जॉर्ज बेस्ट कहा गया, लेकिन रोनाल्डो पहले ऐसे खिलाड़ी है जिनके साथ उनकी तुलना करना उनके लिए एक तारीफ से कम नहीं है। यह मैच यूनाइटेड 4-0 से जीत जाता है। भले ही रोनाल्डो ने खुद गोल नहीं किया था, लेकिन उनके आने के बाद टीम का कॉन्फिडेंस, फास्ट अटैकिंग और एक्साइटमेंट देखने लायक था। सीजन 2004 में यूनाइटेड फिर से FA कप के फाइनल में पहुंचा, जहां उनका मुकाबला आर्सेनल से था, लेकिन लीग में यूनाइटेड ने आर्सेनल को दोनों मैच हराए थे और क्रिस्टियानो ने उन मैचों में गोल भी किए थे। फाइनल में क्रिस्टियानो ने पिछले साल की तरह अच्छा खेला। मैच पेनल्टी शूट आउट में गया, जहां क्रिस्टियानो ने अपनी पेनल्टी तो मार दी, लेकिन यूनाइटेड कप हार गया और उस सीजन में उन्हें कोई ट्रॉफी नहीं मिली। इसी वजह से क्लब की चिंता थी कि रोनाल्डो का मैदान पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन तभी रोनाल्डो की जिंदगी में दुखद मोड़ आता है, जिसने रोनाल्डो को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। सितंबर 2005 को रोनाल्डो को खबर मिली कि उसके पिता की ज्यादा शराब पीने और लिवर डैमेज होने की वजह से मौत हो गई है, तो वह पूरी तरह से टूट गए। वे अगले दिन मडीरा जाने वाले थे, लेकिन उसके एक दिन पहले ही उन्हें खबर मिल गई। भले उसके पिता मैच देखने स्टेडियम में नहीं जाते थे, लेकिन रोनाल्डो को फुटबॉल खिलाने और उसको लगातार मोटिवेट करते रहने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इस घटना का असर उनकी पूरी सीजन पर पड़ा। क्रिस्टियानो ने अपनी जिंदगी में अपने पिता की कमी को हमेशा महसूस किया है। उन्होंने कई इंटरव्यूज में इसके बारे में बात की है कि कैसे वे चाहते थे कि उनके पिता उनकी सफलता को देख पाते। वे कहते हैं कि वे अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही कमी महसूस करते हैं कि काश अगर उनके पिता उसे दुनिया का सबसे महान प्लेयर बनते हुए देख पाते। उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए खुद प्राउड फील करते। I never saw the video. और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये साल रोनाल्डो के लिए बहुत मुश्किल था और कंट्रोवर्सी से भरा रहा। एक डेंजरस टैकल की वजह से उसे मैदान से बाहर कर दिया गया और बेनिफिका के एक फैंस की तरफ एक गलत इशारा करने पर और रेप के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद इंग्लिश मीडिया ने खूब शोर मचाया और अपनी TRP बढ़ाने में कामयाब रहे। मैदान पर अपनी स्किल्स और फैंसी ट्रिक्स दिखाने की उसकी जिद और क्रॉस करने में देरी की आदत की वजह से उनकी टीम के मुख्य स्ट्राइकर रूड वैन निस्टेलरॉय के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। गैरी नेविल को भी रोनाल्डो की काबिलियत पर शक होने लगा था। इस सीजन में रोनाल्डो ने कई शानदार स्किल्स तो दिखाई, पर टीम के लिए शायद वो सही नहीं था। चैंपियंस लीग में भी उसने अपना पहला गोल किया, पर लगातार तीसरे साल यूनाइटेड ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते रहे जिसने रोनाल्डो की लाइफ को बहुत प्रभावित किया, लेकिन वे मेंटली स्ट्रॉन्ग बने रहे और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहे। उस सीजन में रोनाल्डो के आंकड़ों में थोड़ा सुधार दिखा, पर वो अभी भी टीम का सबसे जरूरी खिलाड़ी नहीं बन पाया था और एलेक्स फर्ग्यूसन इसे रोनाल्डो के विकास का साल मान रहे थे। वर्ल्ड कप 2006 में रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए खेला और एक गोल भी किया। नीदरलैंड्स के खिलाफ एक खराब मैच में उसे चोट लगी। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में रूनी को रेड कार्ड मिला, जिसके बाद रोनाल्डो ने इंग्लैंड की बैच की तरफ आंख मारी। इस वजह से इंग्लिश मीडिया में उसकी बहुत आलोचना हुई और वे एक विलन के रूप में जाने लगे। कई फैंस उनके हेटर बन गए। मैच के बाद रूनी ने उन्हें समझाया कि इंग्लिश फैंस और प्रेस इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे। इस कप में पुर्तगाल सेमीफाइनल हार गया और रोनाल्डो को टूर्नामेंट का तीसरा सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया। इंग्लिश मीडिया की आलोचना से परेशान होकर रोनाल्डो ने मैनचेस्टर वापस न जाने के बारे में सोचा। इतना सब होने के बाद भी फर्ग्यूसन ने रोनाल्डो पर भरोसा बनाए रखा और उसे वापस यूनाइटेड जाने की सलाह दी। धीरे धीरे रोनाल्डो ने अपनी खेल शैली में सुधार किया। उसने टीम के साथ घुल मिलकर खेलना स्टार्ट किया। अब उसके फैसलों में भी ज्यादा मैच्योरिटी दिखने लगी थी। सीजन 2006-07 ये रोनाल्डो के लिए एक निर्णायक सीजन था। उसने 17 लीग गोल किए और 8 असिस्ट किए। वे प्रीमियर लीग के प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुने गए। इस सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग का टाइटल जीता और रोनाल्डो ने टीम की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीजन 2007 और 8 ये रोनाल्डो के करियर का सबसे शानदार सीजन में से एक था। उसने सभी कॉन्टेस्ट में 42 गोल्स किए, जिसमें प्रीमियर लीग में 31 गोल शामिल थे, जिसके लिए उन्हें गोल्डन शू का अवार्ड मिला। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फिर से प्रीमियर लीग और UEFA चैंपियंस लीग दोनों टाइटल्स जीत लिए। चैंपियंस लीग के फाइनल में भी रोनाल्डो ने गोल किया था। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार और अपना पहला बैलोन डोर भी मिला। सीजन 2008 और 9 इस सीजन में रोनाल्डो ने प्रीमियर लीग जीतने में यूनाइटेड की मदद की थी, जो कि उनकी लगातार तीसरी लीग ट्रॉफी थी। उन्होंने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पोर्टो के खिलाफ एक शानदार गोल भी किया, जिसे क्लब का गोल ऑफ द सीजन चुना गया। तीनों सालों में रोनाल्डो ने खुद को एक शानदार गोल स्कोरर और टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में जगह बना ली थी। उसकी ड्रिबलिंग, स्पीड और गोल करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी।
2008-9 सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक और सफल सीजन के बाद क्रिस्टियानो के रियल मैड्रिड में जाने की खबरें तेज हो गई थी। रोनाल्डो ने खुद भी कई बार कहा था कि रियल मैड्रिड उनका ड्रीम क्लब है। जुलाई 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उस समय के वर्ल्ड रिकॉर्ड 80 मिलियन यूरो में डील पक्की करके अपने पास बुला लिया। ये फुटबॉल इतिहास में किसी भी खिलाड़ी को दी गई अब तक की सबसे बड़ी रकम थी। इस ट्रांसफर ने पूरी दुनिया का ध्यान उसकी ओर खींचा। 6 जुलाई 2009 को सैंटियागो बर्नाब्यू स्टेडियम में रोनाल्डो का भव्य स्वागत किया जाता है, जिसमें हजारों रियल मैड्रिड के फैंस मौजूद थे। उन्हें क्लब की प्रतिष्ठित नंबर 9 की जर्सी सौंपी गई, क्योंकि उस समय नंबर 7 राउल गोजालेंस के पास थी। फास्ट फॉरवर्ड 2009 से 2018 के बीच रियल मैड्रिड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्राइम टाइम रहा। यही वह समय था जब रोनाल्डो ने खुद को दुनिया के सामने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर्स में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 438 मैचों में 451 गोल किए थे, जो उन्हें क्लब का ऑल टाइम टॉप स्कोरर बनाता है। रियल मैड्रिड के साथ उन्होंने कई बड़े टाइटल्स जीते, जिनमें से कुछ बड़े अवार्ड्स से यह शामिल है। 4 यूईएफए चैंपियंस लीग, 2 ला लीगा टाइटल्स, 2 कोफा डेल रे, 3 फीफा क्लब विश्व कप, 2 यूईएफए सुपर कप और 2 स्पेनिश सुपर कप अपने नाम किए। इसी समय उन्होंने कुछ पर्सनल अवार्ड भी अपने नाम किए थे, जैसे 4 बैलन डोर 2013, 14, 16 एंड 17 में, 3 यूरोपियन गोल्डन शू, कई बार ला लीगा टॉप स्कोरर और कई बार यूईएफए चैंपियंस लीग टॉप स्कोरर बने। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री रोनाल्डो की जर्नी और उनके ग्रेटेस्ट बनने के सफर की है, इसलिए मैं इस वीडियो में कई ऐसी चीजें कवर नहीं कर पाया जिसके बारे में कई फुटबॉल फैंस डिटेल्स में नहीं जानते हैं। जैसे पोर्चुगल का वे 2016 का सांसें थमा देने वाला मैच, रोनाल्डो की लियोनेल मेसी के साथ राइवलरी, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको और डिटेल में कवर किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि रोनाल्डो पर डॉक्यूमेंट्री पार्ट 2 लाऊं जिसमें ये सब इंसिडेंट डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट में पार्ट 2 टाइप करें। इसके अलावा लियोनेल मेसी पे भी डॉक्यूमेंट्री चाहते हो तो साथ में लियो टाइप कर दे। अगर 100 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं जल्द से जल्द आपके सामने ये दोनों डॉक्यूमेंट्रीज लेकर आऊंगा। और जैसा कि दोस्तों हर महापुरुष अपने साथ एक लेगेसी छोड़ के जाता है, तो रोनाल्डो के नाम भी एक लेगेसी है जिसे सदियों तक सुनाया जाएगा। यह कहानी थी उस बच्चे की जिसके जन्म पर भी सवाल उठे थे, जिसके शुरुआती कदम गरीबी और भेदभाव के बोझ तले दबे थे, जिसके सपनों का मजाक उड़ाया गया था। होम सिकनेस के अंधेरे और अपनी अलग भाषा होने के कारण होने वाले अपमान के बीच एक लो जल रही थी जिसको उसने कभी बुझने नहीं दिया। हर आंसू, हर तिरस्कार, हर मुश्किल उस आग को और तेज कर रही थी। उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, अपनी मेहनत को अपना हथियार। हर दिन हर रात उसका एक ही लक्ष्य था, उसे गरीबी और अपमान से ऊपर उठना है, उसे अपने सपनों को जीना है, जिसके लिए उसका दिल एक बार फिर से धड़का था। उसके टीचर के शब्द जो उसके कानों में गूंजते रहते थे, एक चुनौती, एक जिद, खुद को साबित करने की एक अटूट इच्छा, और फिर उस मंच पर उसका उदय होना जहां दुनिया उसे देखने वाली थी। ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी चल रही हो और जो सिर्फ थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ये सब तो हमारी कल्पना थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी की कहानी नहीं है, यह इस सदी के एक महानायक की कहानी है। ये कभी हार नहीं मानने वाले जज्बे की कहानी है। उनकी विरासत सिर्फ मैदान पर किए गए गोल्स और जीती गई ट्रॉफीज में नहीं है, यह उस माइंडसेट और मेंटेलिटी में है जो उन्होंने काफी संघर्ष और दर्द के बीच विकसित की थी। एक ऐसी मेंटेलिटी जो हमें सिखाती है कि सबसे कठिन शुरुआत के बावजूद अटूट संकल्प, कड़ी मेहनत और अपने सपनों पर विश्वास से कुछ भी संभव है। वे अब एक क्राई बेबी नहीं रहे, वे एक लीजेंड बन गए थे, एक ऐसी प्रेरणा बन गए थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। दुनिया याद रखेगी कि आप कहां से आते ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कहां जाना चाहते हैं और उसके लिए आप कितनी मेहनत करने को तैयार है। तो क्या आप तैयार है अपनी भी ऐसी एक कहानी लिखने के लिए? तो चलिए फिर लग जाइए अपनी ऐसी ही कहानी की स्क्रिप्ट लिखने में। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे अपने पूरे पेशेंस के साथ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।